सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के बारे में जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रोस्टिट्यूट, छेड़खानी, हाउसवाइफ, जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़े हुए लगभग 43 शब्दों को हटाने की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं और किस प्रकार से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने लैंगिक समानता को बढ़ाने और महिलाओं के साथ न्यायिक क्षेत्र में भेदभाव दूर करने की पहल को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का जो इस्तेमाल होता रहा है उनमें अब शब्दों का जिनको हम एक तरह से नॉर्मली यूज नहीं करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। और इन चीज़ों के लिए जो कोर्ट है उसका ये कहना है कि संविधान सभी को समान अधिकारों की गारंटी देता है और महिलाएं ना तो पुरुषों के अधीन हैं और ना उन्हें किसी के अधीन होने की ज़रूरत है। तो ऐसी बातें करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन पर बात करेंगे। तो लैंगिक रूढ़बद्धता क्या होती है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जिसे जेंडर बायस कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर पुरुषों को अलग दिखाया जाता है, महिलाओं को अलग दिखाया जाता है। अगर हम स्कूली भाषा में बात करें, जैसे एक टीचर है तो टीचर अक्सर आप देखते होंगे अगर किसी क्लासरूम में उसको प्यास लग जाती है तो किसी लड़के को ना उठाकर किसी लड़की को भेजता है पानी लाने के लिए। वहीं अगर कहीं बाहर जाना है, विद्यालय के बाहर जाना या कोई ऐसा काम है जो थोड़ा दूर है या थोड़ा कठिन है तो उस काम के लिए वो अक्सर लड़के को उठाता है। तो यहीं से आपको जेंडर बायस दिखाई देने लगता है, स्त्री और पुरुष में भेदभाव। तो आइए बात करते हैं पूरा क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव पर नकेल कसने की दिशा में ये कदम उठाते हुए एक हैंडबुक जारी की है और इस हैंडबुक का नाम क्या है, कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसका नाम दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि रूढ़िवादी और गलत सोच दर्शाने वाली भाषाओं का जो इस्तेमाल हो रहा था अब उन्हें ना करने के बारे में बताया गया है और जिसमें बताया ही नहीं गया है, काफ़ी इस पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के पहनावे और उनके यौन संबंधों के इतिहास के आधार पर अवधारणा बना लेने को भी गलत ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर गरिमापूर्ण भाषा का उपयोग करने की सलाह दी है और कहा है कि रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा। तो आइए जानते हैं कि इस हैंडबुक में क्या बड़ी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रयोग होने वाले आपत्तिजनक जो शब्द हैं उसकी जो हैंडबुक है उसमें लगभग 43 रूढ़िवादी शब्दों का इस्तेमाल जो है उसके लिए असम्मानजनक वाक्यांश जो हैं, पूर्वाग्रह वाले वाक्य जो हैं इस्तेमाल ना करने के जो निर्देश दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं इस हैंडबुक की तो इस हैंडबुक को तैयार किसने किया है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको तैयार किया है। और इसमें खास बात यह है कि रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन भी शामिल हुई हैं। प्रोफेसर सेन फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेंबर हैं। और अब आइए जानते हैं कि किन शब्दों को इस्तेमाल करने पर मनाही की गई है। तो इसमें हुकर, प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, ईव टीजिंग, हाउसवाइफ, कर्तव्यपरायण पत्नी, ब्यूटीफुल वाइफ या फेथफुल वाइफ, गुड वाइफ, ओबीडियंट वाइफ जैसे अन्य शब्दों को निकालने की बात की गई है। और किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए इसमें तो उसकी भी बात की गई है। अच्छा, कि और चीज़ों की बात करें जैसे स्ट्रीट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, होम मेकर, वाइफ, वुमन, बेरोजगार, ट्रांसजेंडर जैसे वैकल्पिक शब्द ये जो हैं इनको शामिल करने की बात की गई। जैसे महिलाओं को हाउसवाइफ ना कह के होम मेकर कहा जाएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे वुमन कहा जाएगा, बेरोजगार कहा जाएगा, ट्रांसजेंडर शब्द यूज किया जाएगा, स्ट्रीट कहा जाएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट शब्द यूज किया जाएगा, प्रोस्टिट्यूट जो शब्द होता था उसकी जगह पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्टीरियोटाइप जिन्हें गलत शब्द कहा जाता है, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा हम विस्तार में जाना चाहेंगे जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे छेड़खानी शब्द के लिए अब यहाँ पर सड़क पर यौन उत्पीड़न कहा जाएगा, कामकाजी महिला के लिए केवल महिला कहा जाएगा, शारीरिक संबंध को यौन संबंध कहा जाएगा, शारीरिक संबंध नहीं कहा जाएगा। ठीक है। प्रोस्टिट्यूट या हुकर शब्द में सेक्स वर्कर कहा जाएगा, अनवेड मदर यानी बिन ब्याही माँ
तो इसको माँ शब्द का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे अनवेड मदर या बिन ब्याही माँ नहीं कहा जाएगा, अब इसको माँ शब्द से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको थोड़े पता है कि उसकी किस प्रकार से पैदाइश हुई है, तो उसके लिए माँ तो माँ ही होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको सिर्फ माँ शब्द से हम यहाँ पे उद्धृत करने वाले हैं। साथ ही साथ आगे की बात करते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की बात करेंगे तो इसमें तस्करी करके जो लाया गया बच्चा है, बिना विवाह किए गए बच्चे हैं उनकी बात की गई, तो उसको कहा जाएगा तस्करी करके लाया बच्चा बिना विवाह किए दंपति से जन्मी, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा। बास्टर्ड यानी हरामी होता था। बास्टर्ड एक बहुत बुरी गाली है और इसको हिंदी में हरामी कहा जाता है। अब ऐसी जो ये वर्ड है इसको संतान कहा जाएगा, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी ना की हो, यानी कि जो अवैध संतान हम एक तरह से मान सकते हैं। तो अवैध संतान को सिर्फ संतान कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके भी अपने खुद के अधिकार हैं, उसको थोड़े पता है कि जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि उसके माता पिता किस प्रकार से उसको जन्म दिए हैं, तो माँ और पिता उसके लिए तो एक ही जैसे होंगे। ईव टीजिंग जो होता है इसको आप जानते हैं ना कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ मिसबिहेव करना या उसको अपशब्द बोलना, कुछ सेक्सुअल भाषाएं बोलना, ये ईव टीजिंग के मामले में आता है। तो इसको अब स्ट्रीट सेक्सुअल हरेसमेंट नाम से जाना जाएगा। हाउस वाइफ को अब क्या कहा जाएगा? होम मेकर कहा जाएगा। ऐसी महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाहेतर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होने वाली हैं। जिसको मिस्ट्रेस कहा जाता था उस समय, पहले मिस्ट्रेस कहा जाता था, अब इसको इस तरह से कहा जाएगा। मिस्ट्रेस को कैसे परिभाषित किया जाएगा इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऐसी महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाहेतर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हों, यानी कि विवाह से इतर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे जैविक सेक्स, जैविक पुरुष, जैविक महिला, लड़की लड़के के रूप में जन्मा, तो ये जो है इसके लिए अब कहा जाएगा जन्म के समय तयलिंग या जन्म के समय पुरुष या महिला, इस प्रकार से इसको संबोधित किया जाएगा। अच्छे गुण वाली पवित्र महिला, अब यहाँ पे अच्छा गुण, पवित्र महिला ऐसे शब्दों का उपयोग ना करते हुए केवल और केवल महिला शब्द का उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया है। व्यभिचारिणी का मतलब होता है कि पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली महिला, यानी कि ठीक है, समझ गए होंगे। तो व्यभिचारिणी को अब व्यभिचारिणी नहीं कहा जाएगा, जिसे व्यभिचार के नाम से जाना जाता है कि कई लोगों के साथ संबंध बनाए व्यक्ति, तो उसे व्यभिचार कहते हैं। तो व्यभिचारिणी जो है महिला के लिए शब्द उपयोग करता था कोर्ट अपने ऑर्डर में, तो अब वहाँ पे लिखा जाएगा शादी के इतर यौन संबंध रखने वाली महिला, यानी कि शादी तो उसकी हुई है लेकिन उसके अलावा जिन शब्दों किसी के साथ संबंध में है तो उसे व्यभिचारिणी ना कह के शादी के इतर यौन संबंध रखने वाली महिला कहा जाएगा। और भी कुछ शब्द हैं जिसे प्रोवोकेटिव क्लोथिंग, यानी ड्रेस, भड़काऊ कपड़े पहनने वाला, तो इसको सिर्फ कहा जाएगा ड्रेस या क्लोथिंग कहा जाएगा, ठीक है। एफेमिनेट यानी जनाना, तो इसको अब जनरल न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, जैसे वफादार पत्नी, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, भारतीय महिला, पश्चिमी महिला। तीन सारी शब्दों के लिए वाइफ, जैसे जो पत्नी है, पत्नी को आप सिर्फ वफादार पत्नी, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, इसको सिर्फ आप वाइफ से संबोधित किया जाएगा कोर्ट में। भारतीय महिला, पश्चिमी महिला, तो ऐसी कोई महिला नहीं है, केवल और केवल महिला शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। कॉन्क्यूबाइन यानी कि कीप, तो ऐसी महिला इसके मतलब ये वर्ड जो है इसको हटाकर अब क्या लिखा जाएगा? ऐसी महिला जिसका शादी के इतर किसी पुरुष से शारीरिक संबंध हो, व्यक्ति के यौन, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिनको कॉन्क्यूबाइन यानी कीप कहा जाता है। तो इसको अब ऐसे लिखा जाएगा, ऐसी महिला जिसका शादी के इतर किसी पुरुष से शारीरिक संबंध हो। फिर एक है फगोट यानी समलैंगिक जिसे कहते हैं, तो इसको अब क्या लिखा जाएगा? व्यक्ति के यौन अभिविन्यास का सटीक वर्णन किया जाए, जैसे समलैंगिक या उभयलिंगी, ठीक है। इस ऐसे चीज़ें इसको शुद्ध रूप में लिखने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं। तो वैकल्पिक शब्दों के जो सुझाव हैं इसके बारे में एक हैंडबुक जारी किया गया है, और इसका मकसद क्या है कि रूढ़िवादी सोच से बचने में मदद करना। और इस हैंडबुक में वैकल्पिक शब्दों के इस्तेमाल के सुझाव भी दिए गए हैं, और इसके साथ ही इसकी शब्दावली भी है जो मैंने आपको स्पष्ट करके बताया।
अगर हम और भी चीज़ों की बात करें जो महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच होती है, तो महिलाओं के गुणों के बारे में कुछ जो अवधारणाओं का भी जिक्र किया गया है। कोर्ट ने यह भी बताया है कि अवधारणाएं गलत क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूढ़िवादी सोच यह है कि महिलाएं अत्यधिक भावुक, अतार्किक होती हैं और निर्णय नहीं ले पाती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि लिंग किसी इंसान को तर्क संगत विचार क्षमता को निर्धारित या प्रभावित नहीं करता है। रूढ़िवादी सोच यह है कि अविवाहित महिला अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होती है, जबकि यह सच है कि विवाह का किसी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीजीआई ने भी कुछ चीज़ें इसमें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा समझा लेंगे। तो 30 पेज की हैंडबुक की प्रस्तावना सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद ही लिखा है और उन्होंने जजों से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की भी नसीहत दी है जो महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच रखती है। सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने महिला दिवस पर एक इवेंट में लीगल ग्लोसरी की घोषणा की थी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 3 महीने पहले मार्च में LGBTQ के लिए इस्तेमाल होने के लिए हैंडबुक भी लॉन्च की थी और कहा था कि LGBTQ हैंडबुक के बाद जल्द ही हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए अनुचित शब्दों की एक लीगल ग्लोसरी भी जारी करेंगे। LGBTQ क्या होता है या LGBT क्या होता है, तो इसको जानने के लिए मेरे चैनल पर आप MPS हिंदी पर आइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पर एक वीडियो हमने बना के रखा है, समलैंगिकता पर बनाया है, आप इसको थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा। तो समलैंगिकता पे जो हमने वीडियो बनाया है वो काफ़ी लंबा वीडियो है, उसमें बहुत सारी डिटेल में हमने बताया कि समलैंगिकता क्या होती है, LGBT क्या होता है, बहुत चीज़ें हमने उसमें बताई, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा था कि अगर आप आईपीसी की धारा 376 से संबंधित मामले का एक जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे शब्द हैं जो अनुचित हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल लीगल फ्रेटर्निटी में धड़ल्ले से होता है और लीगल ग्लोसरी से हमारी न्यायपालिका छोटी नहीं होगी और समय के साथ हम कानूनी भाषा को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाषा को विषय और चीज़ों से ज़्यादा महत्व देने आया था। अगर हम बात करेंगे सीजीआई को ऐसा विचार कब आया था, तो इन्होंने ये बताया था कि मैंने एक फैसले देखे जिनमें किसी महिला के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने पर उसे रखैल लिखा गया। कई ऐसे केस थे जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498A के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए आवेदन किए गए थे और उनके फैसलों में महिलाओं को चोर तक कहा गया था। और सीजीआई ने इन चीज़ों को लेकर जो हैंडबुक है उसमें तर्क क्या दिया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें विभिन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है जिन्हें जजों द्वारा टाला जा सकता था। उदाहरण के लिए महिला को व्यभिचारी कहना उचित नहीं है, इसके बजाय यह कहा जा सकता है कि वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंध में शामिल रही हो। अफेयर के प्रयोग को विवाहेतर शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि अफेयर जो होता है एक तरह से गलत शब्द कहा जा सकता है एक महिला के विरुद्ध, तो अफेयर ना कह के उसे विवाहेतर संबंध के रूप में आप दर्शा सकते हैं। पत्नी को कर्तव्य परायण पत्नी कहना भी अनुचित बताया गया है, उसे महिला ही कहा जाना चाहिए। इसी तरह जबरन बलात्कार की जगह पर सिर्फ बलात्कार प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट की जगह सेक्स वर्कर कहना चाहिए। रूढ़िवादी धारणाएं अन्य लोगों के प्रति हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। वे हमें सामने वाले व्यक्ति को अपनी विशेषताओं के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती हैं, हमें उनके बारे में गलत धारणाएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। रूढ़िवादी हमें किसी स्थिति की वास्तविकता को समझने से रोक सकती हैं, हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती हैं। रूढ़िवादिता न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता और बौद्धिक कठोरता को प्रभावित करती हैं, जहाँ वे जजों को कानून की आवश्यकताओं की अनदेखी करने या उन्हें दरकिनार करने या विशिष्ट व्यक्तियों या समूहों के सामने कानून के आवेदन को विकृत करने का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि जब जज कानूनी रूप से सही नतीजों पर पहुँचते हैं तब भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले तर्क या भाषा का उपयोग अदालत के समक्ष व्यक्तियों की विशिष्ट विशेषताओं, स्वायत्तता और गरिमा को कमजोर करता है। इस स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बजाय रूढ़िवादिता का उपयोग करना संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ कहा जाता है और महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से कई पूर्वाग्रही मान्यताओं और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ा है, जो समाज और न्याय प्रणाली के भीतर निष्पक्ष और समान व्यवहार तक उनकी पहुंच को बाधित करती है। भारतीय न्यायपालिका को लैंगिक रूढ़िवादिता के गहरे प्रभाव को पहचानना चाहिए और सक्रिय रूप से उन्हें अपनी सोच निर्णय से खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की बात करते हुए चंद्रचूड़ और भी बातों की करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम इसमें जानने की चीज़ें देखते हैं कि हैंडबुक में आम रूढ़िवादिता पर भी चर्चा की गई है, जैसे जो महिलाएं घर से काम करती हैं
और उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं होती है। इसमें कहा गया है कि घर से बाहर काम करने का किसी महिला के अपने बच्चे के प्रति प्यार या चिंता से कोई संबंध नहीं है। सभी लिंग के माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर से बाहर भी काम कर सकते हैं। आम रूढ़िवादिता है कि जो महिलाएं माँ भी हैं वे कार्यालय में कम सक्षम है क्योंकि उनका ध्यान बच्चों की देखभाल से भटकता है। ये गलत है। जिन महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है यानी घर से बाहर काम करना और बच्चों का पालन पोषण करना, वे कार्यस्थल में कम सक्षम नहीं होती हैं। यानी कि महिलाएं कार्य भी कर सकती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकती हैं अच्छे तरीके से। जो महिलाएं गृहिणी हैं वे अवैतनिक घरेलू श्रम करती हैं, यानी कि घर पे रहती हैं, काम करती हैं लेकिन किसी प्रकार का वेतन नहीं लेती हैं। जैसे कि किताब और बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को उनके होमवर्क और पाठ्येतर गतिविधियों में मदद करना। महिलाओं द्वारा किया गया अवैतनिक श्रम न सिर्फ घर के जीवन की गुणवत्ता में योगदान देता है बल्कि मौद्रिक बचत भी करता है। जो महिलाएं गृहिणी हैं वे घर में समान सीमा तक योगदान करती हैं, उनके योगदान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह के काम को सीमित तौर पर देखा जाता है। एक अन्य रूढ़िवादिता के बारे में कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। इसमें कहा गया है कि हालांकि पुरुष और महिलाएं शारीरिक रूप से अलग अलग हैं लेकिन यह सच नहीं है कि सभी महिलाएं सभी पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। एक व्यक्ति की ताकत केवल उनके लिंग पर निर्भर नहीं करती है बल्कि उनके पेशे, आनुवंशिकी, पोषण और शारीरिक गतिविधियों जैसे फैक्टर पर भी निर्भर करती है। महिलाओं से अक्सर ऐसे व्यवहार, कपड़े पहनने और बोलने की अपेक्षा की जाती है जो महिलाओं की तथाकथित अंतर्निहित विशेषताओं और संबंधित लिंग भूमिकाओं के अनुरूप हो। या यह याद रखना चाहिए कि यानी कि महिलाओं के लिए अपने विचारों को बदलिए, जो पुरानी अवधारणाएं हैं उनको बदलने की बात की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति में विशेषताओं का एक अनूठा समूह होता है और दुनिया भर में महिलाओं और लैंगिक न्याय आंदोलनों ने इन रूढ़ियों से लड़ने और अदालत कक्ष में साथ साथ उसके बाहर भी अपने लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। यानी कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बात की गई है चंद्रचूड़ जी के द्वारा और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से और भी चीज़ें परिवर्तित होंगी। जैसे हमारे समाज में पहले आप देखेंगे तो सती प्रथा जैसी चीज़ें थी तो उस पर भी लगाम लगा, और भी चीज़ें थी जिनके बाद लगाम लगा। और हमारे यहाँ जैसे पर्दा प्रथा भी पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन आज देखिए कितना खुलापन आया हुआ है और कुछ ज़्यादा ही खुलापन आया हुआ है। तो इतना भी खुलापन नहीं ठीक है, लेकिन एक सामान्य स्थिति में महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए और उसी तरफ हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। सोर्स की बात करेंगे तो आज का जो सोर्स हमारा था, आज तक न्यूज़ चैनल के द्वारा हमने ये सोर्स लिया था, आज तक के आर्टिकल से हमने ये सोर्स लिया था और हूबहू आर्टिकल्स को भी हमने इसमें शामिल करने की भी कोशिश की, जिससे कुछ नई चीज़ें इसमें हम ऐड ना करें। जो इसकी व्याख्या की गई है वही व्याख्या आप तक पहुंच जाए, क्योंकि जब कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिसमें हम अपने अलग से एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो होता है लीगल पॉइंट कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो हम अपनी चीज़ें वहीं तक सीमित रखते हैं, अपने अधिकारों को वहीं सीमित रखते हैं जहां किसी भी छात्र का या किसी भी जो हमारा जनमानस हमें सुन रहा है उसको गलत सूचनाएं उस तक ना पहुंच पाए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए MPS हिंदी के साथ, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स और देश दुनिया की तमाम चीज़ें पता चलती रहेंगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।